हेलो क्लास, वेलकम टू द पीएसआईआर क्लब। पीएसआईआर क्लब पे आप सभी का स्वागत है। पीएसआईआर क्लब पे मैं श्रेया सिंह आपके लिए कवर कर रही हूँ सेकेंड एआरसी रिपोर्ट। द पीएसआईआर क्लब के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। प्लस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको लिंक दी गई है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। द पीएसआईआर क्लब पे वेरियस अदर कोर्सेज को भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर एथिक्स पे कंप्लीट कोर्स मैं खुद कवर कर रही हूँ, जिसमें कि आपके लाइव सेशंस होते हैं। साथ ही साथ द पीएसआईआर क्लब पे सुमित कपूर सर आपको पर्सनली गाइड करते हैं आपके ऑप्शनल के लिए, तो आप उस कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड एआरसी रिपोर्ट की थर्ड रिपोर्ट को, जिसमें कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट पे फोकस करने वाले। तो सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इसका रेलेवेंस कहाँ है, किस पेपर में है। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी आप कुछ पढ़िए तो इस तरीके से पढ़िए कि आपको पता हो क्या ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैं भी पढ़ा रही हूँ तब भी इसको दिमाग में रखते हुए पढ़िए। टाइम बहुत कम होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास और कोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उतना ही पढ़िए जितना कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे जब हम सेकेंड एआरसी रिपोर्ट की थर्ड रिपोर्ट को देखेंगे, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट है, उसका रेलेवेंस आपका जीएस पेपर थर्ड में है। आप देखिएगा जीएस पेपर थर्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक टॉपिक दिया है, वहां पे आप अपनी इस नॉलेज का यूज कर सकते हैं। तो जब हम क्राइसिस मैनेजमेंट वाले चैप्टर को देखते हैं तो वहां पे एक कोटेशन दी गई है, द क्राइसिस शुडंट टर्न देम बेगर्स। ये कोटेशन महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने 1934 में जब बिहार अर्थक्वेक आया था, उस समय महात्मा गांधी ने ये कोटेशन दी थी, क्राइसिस शुडंट टर्न देम बेगर्स। यहाँ पे क्राइसिस से महात्मा गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? नेचुरल हैजार्ड की ही महात्मा गांधी बात करना चाह रहे हैं। देखिए, जब भी हम नेचुरल हैजार्ड की बात करते हैं तो इट इज ट्रू कि हम नेचुरल हैजार्ड को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अर्थक्वेक को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, सुनामी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे होने वाले लॉसेस, ठीक है, इनसे होने वाले क्राइसिस को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके चले, और इसी को हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो आप इस कोटेशन को एज इट इज लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अब दूसरा कोटेशन देखिए, ट्रू वी कैन नॉट प्रिवेंट द नेचुरल हैजार्ड, ट्रू वी कैन नॉट प्रिवेंट द नेचुरल हैजार्ड, but we can certainly strive to manage the crisis so that the hazard do not degenerate into disease। तो आप इस कोटेशन को भी एज इट इज लिख सकते हैं जहां पर भी आप नोट बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी हैज टू चॉइसेस। यहाँ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी की बात की है और यहाँ पे दो चॉइसेस की बात की गई है। पहला चॉइस आपका क्या है? फर्स्ट, इट कैन नॉट वेट until the catastrophic failure expose the systematic distortion। दिखा आपको? सेकेंड क्या दिखा है? A culture can provide the social check to correct the distortion prior to the catastrophic failure। अब आप इस तरीके से अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है। क्लास देखिए, यही आपका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है जो कि सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में आपका दिया गया है। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी की बात की गई है और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के पास दो चॉइस है कि आप वेट करिए जब कोई संकट आए, ठीक है, और आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाए, या फिर दूसरी चीज क्या है, आप सोशल चेक करते रहिए कि अगर किसी भी तरीके का डिजास्टर आता है तो जो भी कैटास्ट्रोफिक फेल्योर में ये ना कन्वर्ट हो। जितना लॉस आप प्रिवेंट कर सके उतना लॉस को आप प्रिवेंट करने की कोशिश करिए। नेचुरल हैजार्ड को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनसे होने वाले लॉसेस को, उनसे होने वाले क्राइसिस को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। बस यही पूरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप एज इट इज लिख सकते हैं। नाउ हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स में आपको बताऊंगी, चीजों को आप डिस्क्राइब करिएगा। सबसे पहले इंडियाज वल्नरेबिलिटीज प्लस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। अब आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहां पे आप देखते हैं इंडिया का ग्राफ,
ठीक है। इंडिया का मैप जब आप देखते हैं तो इंडिया के मैप में आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को ले तो ये वनरेबल जोन है अर्थक्वेक की। इसी तरीके से कई अदर जोन में आपका अर्थ का जो आपका इंडिया का जो मैप, सॉरी अर्थ का नहीं, इंडिया का जो मैप है वो आपके वेरियस वनरेबल जोन में आपके डिवाइडेड है। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना कि किस जोन में आपके फ्लड का ज्यादा चांसेस है या फिर अर्थक्वेक के ज्यादा चांसेस हैं, इस तरीके से वेरियस वनरेबल जोन्स को आइडेंटिफाई करना, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तैयार करना। ठीक है। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की हम बात करेंगे, हम रिस्क के रिड्यूस करने की बात करेंगे, रिस्क रिडक्शन की बात करेंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की बात करेंगे, रिकवरी की बात करेंगे। ठीक है। ये कुछ फ्रेमवर्क है, एक एक पॉइंट को हम आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है क्राइसिस की। व्हाट इज क्राइसिस? सबसे पहले एन इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ ह्यूमन और नेचुरल ओरिजिन दैट poses a threat to its life and property and led to a large scale disruption of my life. That is crisis. क्या दिया गया? एक ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन जो कि एक थ्रेट हो उसके खुद की लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जो अगल बगल प्रॉपर्टी है उसके लिए भी एक थ्रेट हो, एंड विच कैन लेड टू अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ। अब वेरियस टाइप ऑफ क्राइसिस की हम बात करें, कितने तरीके के क्राइसिस होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाई किया है, एक बार बताऊंगी सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नेचुरल क्राइसिस। ठीक है। नेचुरल क्राइसिस आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण भी हो सकते हैं, जियोलॉजिकल कंडीशन के भी कारण हो सकते हैं, जैसे फ्लड भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है। दूसरा आपका है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, आप देख रहे हो किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस आपकी बढ़ रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में आपका डिफॉरेस्टेशन के कारण भी होने वाले जो आपके क्राइसिस हो रहे हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। फिर क्राइसिस कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट। ठीक है। अब एक्सीडेंट में आपके इंडस्ट्रियल क्राइसिस भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर क्राइसिस भी हो सकते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना होगा। इसी तरीके से बायोलॉजिकल, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन जो आपका यूज किया गया था उसके कारण भी क्राइसिस हो सकते हैं। देखिए क्लास, जब भी हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो कि थ्रेट है ह्यूमन लाइफ के लिए, प्लस उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसकी सराउंडिंग्स के लिए, उसके एनवायरमेंट के लिए। अब ये आपके नेचुरल क्राइसिस भी हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकती है, मतलब मैन मेड भी हो सकती है, किसी भी तरीके की क्राइसिस हो सकती है। बायोलॉजिकल क्राइसिस में आप पेंडेमिक का समय देख रहे हो जिसमें कि पब्लिक हेल्थ सफर करे। ठीक है। इसी तरीके से कॉज्ड बाय द हॉस्टाइल एलिमेंट्स, जैसे वॉर के कारण क्राइसिस हो सकती है, टेररिज्म के कारण, हाईजैक, ये सब आपका क्या हुआ? कॉज्ड बाय हॉस्टाइल एलिमेंट्स। ठीक है। फिर क्राइसिस कॉज्ड बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम आपका खराब हो जाए या फिर बिल्डिंग कोई गिर जाए, उसके कारण भी क्राइसिस हो सकती है। एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाए। ठीक है। फिर क्राइसिस कॉज्ड बाय द लार्ज क्राउड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए कभी कभी दंगे हो जाते हैं, जो भीड़ होती है उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है, भगदड़ मच जाती है, तो क्राइसिस किसी भी तरीके की हो सकती है। ये वेरियस टाइप ऑफ क्राइसिस आपके एआरसी रिपोर्ट में मेंशन है जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें कि हमने नेचुरल क्राइसिस की बात की, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात की, क्राइसिस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट जिसमें कि हमने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की बात की, न्यूक्लियर वेपन का यूज करने वाली बात की, बायोलॉजिकल क्राइसिस की बात की, क्राइसिस कॉज्ड बाय हॉस्टाइल एलिमेंट्स की बात की जिसमें कि वॉर, टेररिज्म, हाईजैक सब है आपका, फिर डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, फिर क्राइसिस कॉज्ड बाय द लार्ज क्राउड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है। वेरियस एलिमेंट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्क रिडक्शन की हम बात करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं, हम रिकवरी की बात करते हैं। अब क्लास आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिमेंट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। एलिमेंट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट को मेनली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये आपकी एआरसी रिपोर्ट ही है। ठीक है। थर्ड एआरसी रिपोर्ट, अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड रिपोर्ट है जिसमें कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करें, वैसे ये सेकेंड एआरसी रिपोर्ट का पार्ट है।
तो सबसे पहले रिस्क रिडक्शन, हमारा मेन पर्पस क्या होगा? देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अगर आप लिख रहे हो कोई टॉपिक है, या फिर एथिक्स पेपर में कोई टॉपिक ऐसा आता है जिसमें एज अ ऑफिसर आपको आपके क्षेत्र में या आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तरीके का नेचुरल हैजार्ड आया, अर्थक्वेक आया है फ्लड के कारण, तो आप किस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे, वहां पे आप इन टर्म्स को लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए? रिस्क रिडक्शन, जो भी रिस्क है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करें। फिर क्विक रिस्पॉन्स पे हम फोकस करेंगे, फिर रिकवरी की हम बात करेंगे। अब जो भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन है क्लास, एज इट इज आप इन पॉइंट्स को अपने पेपर में लिख सकते हैं, और आप लिख भी सकते हैं इन सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, थर्ड सेकेंड एआरसी रिपोर्ट की थर्ड रिपोर्ट में आपके क्राइसिस मैनेजमेंट में ये एलिमेंट मेंशन्ड है, जिसमें रिस्क रिडक्शन में क्या है? क्रिएटिंग द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। क्लास लिखते चलिए, पहला क्या है? क्रिएटिंग द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सेकेंड वन इज हैजार्ड एंड वनरेबिलिटी एनालिसिस, जो मैंने आपको बताई, जो भी वनरेबल जोन है उसको आप आइडेंटिफाई करो। प्लानिंग फॉर द रिस्क रिडक्शन, सबसे पहले आप प्लान करना शुरू करोगे। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, these are the key terms you have to mention in your answer, you have to write these keywords in your answers. Creating the capacity building of community and governmental agencies, adopting the risk reduction technique, installing the early warning system and using the financial instrument in risk reduction. आप लोगों को ये स्लाइड दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूं आप लोगों के लिए। आप रिस्क रिडक्शन लिखिए, एलिमेंट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट लिखिए, पहला लिखिए रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन, उसमें आप क्या लिखोगे? रिस्क रिडक्शन में क्रिएटिंग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, दूसरा हैजार्ड एंड वनरेबिलिटी एनालिसिस, थर्ड प्लानिंग फॉर द रिस्क रिडक्शन, फोर्थ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज, फिफ्थ adopting the risk reduction technique, sixth installing early warning system, and seventh is using the financial instrument in risk reduction. उसके बाद आप लिखो क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स में आप लिखो यूज ऑफ ट्रिगर मैकेनिज्म, फिर इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीव। अब कोई भी हैजार्ड, आपका अर्थक्वेक ही आया, एक बार अर्थक्वेक स्ट्राइक कर गया, उसके बाद आपका मेन पर्पस क्या होगा? तुरंत से तुरंत आप रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, रिलीफ प्रोवाइड करिए, जो भी मेडिकल एड है वो प्रोवाइड करिए लोगों को। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से कोऑर्डिनेटिंग द रोल ऑफ द कम्युनिटी एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, यहाँ पे वेरियस एनजीओ के साथ आप कांटेक्ट रखिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स, वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंटल एजेंसीज में जो वर्कर्स हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करके आप रिलीफ ऑपरेशन में उनको लगाइए, रेस्क्यू ऑपरेशन में उनको लगाइए, और इसके लिए आपको पहले ही उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये सब चीजें आपको लिखनी है। इंस्टॉल द इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन, ठीक है, दिखा आपको। फिर हम क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन चैनल आपको इंस्टॉल करना है। देखिए, जब भी कोई हैजार्ड स्ट्राइक करता है, चाहे फ्लड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, जो एक कम्युनिकेशन चैनल होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। आपको एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन चैनल भी स्टैब्लिश करना है, ताकि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अगर कोई कहीं फंसा हुआ है तो वो बता पाए रेस्क्यू ऑपरेशन, तभी आपका प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग। फिर रिकवरी में प्लान रिकवरी, रिहैबिलिटेशन विद मोर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, integrating the risk reduction features in rehabilitation measures, focus on weaker section, monitoring, audit and evaluation. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज ध्यान दीजिएगा, फोकस ऑन वीकर सेक्शन। जो भी वीकर सेक्शन है, जैसे एज के लोग हैं, बच्चे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले आप इनको बाहर निकालेंगे। नॉलेज अवेयरनेस जनरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आप इस पूरी डायग्राम को एज इट इज अपने आंसर में बना सकते हैं क्लास। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं आपके लिए 1 मिनट इसको फिगर को दिखा रही हूं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं।
चलिए, इतनी चीजें हुई, अब हम फिर नोट्स पे चलते हैं। इसी तरीके से सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में एक फिगर दिया गया है जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में वेरियस क्राइसिस की बात की गई है, नेचुरल क्राइसिस की बात की गई है, जिसमें कि फ्लड की बात की गई है, विंड स्टॉर्म की बात की गई है, ड्रॉट की बात की गई है और जियोलॉजिकल क्राइसिस की बात की गई है। और उससे रिलेटेड भी एक फिगर दिया गया है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए क्लास, ये दिख रहा है नंबर ऑफ डिजास्टर, ठीक है। और ये जो आपका ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जिसमें कि आपका फ्लड रिलेटेड, विंड स्टॉर्म रिलेटेड, ड्राफ्ट रिलेटेड, जियोलॉजिकल दिख रहा है। तो इस तरीके का भी आप एक डायग्राम अपने पेपर में, रफ डायग्राम आप बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए, तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के मैप के थ्रू चले तो 85% जो जोन है वो आपके वनरेबल जोन के अंडर में आते हैं। 57% जो है वो आपका हाई सिस्मिक जोन के अंडर में आता है, ठीक है। 40% जो है वो प्रोन टू फ्लड एंड 68% सस्टेबल टू द ड्राफ्ट, मतलब जहां पे सूखा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, यहां पे सबसे पहला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं पॉलिसी टुवर्ड्स द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें कि हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। फिर दूसरा आपका है असेसमेंट ऑफ द रिस्क, जिसमें कि हम एनालिसिस की बात करेंगे, वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे। थर्ड है रिस्क अवेयरनेस एंड प्रिपरेशन प्लान, ठीक है, रिस्क अवेयरनेस एंड प्रिपरेशन प्लान। फोर्थ है अर्ली वार्निंग सिस्टम। फिफ्थ है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपके उस फिगर में, जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में आपके कवर है। तो आप पूरा उस डायग्राम को भी अगर आप बना देंगे तब भी आप रिस्क रिडक्शन पे कहीं ना कहीं फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप उस डायग्राम को एज इट इज बना दीजिए। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप मुझे बताइए, आपको क्या ये लेक्चर अच्छा लगा? क्या आप कुछ पॉइंट्स अपने नोट में शामिल कर पाए? क्या आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो कि आप अपने डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक में लिख सकते हैं? क्लास जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ सेकेंड एआरसी रिपोर्ट से दे रही हूँ, ठीक है, एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से दे रही हूँ। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।